हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल पर हम चर्चा करेंगे। और फसल उत्पादन में हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है नाबार्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने जरूर इसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। नाबार्ड क्या है? यदि आपको पता है तो जरा बताइए, क्या होता है नाबार्ड? एनीवन, जो भी बच्चा जानता हो, थोड़ी बहुत जानकारी रखता हो नाबार्ड के बारे में, तो मैसेज करके बताइए नाबार्ड क्या होता है। क्या स्टूडेंट्स नाबार्ड जो है ये किसी गाय का नाम है? नाबार्ड जो है स्टूडेंट्स, क्या ये किसी, ठीक है, योजना का नाम है? मतलब क्या ये किसी प्रकार की कोई स्कीम का नाम है जो गवर्नमेंट चलाती है, योजना? या स्टूडेंट्स नाबार्ड जो है क्या ऐसी कोई बैंक वगैरह भी है? ठीक है। या स्टूडेंट्स नाबार्ड जो है ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। बताइए क्या है स्टूडेंट्स नाबार्ड? कुछ लोग बैंक कह रहे हैं। कब नाम सुन लिया भाई आपने इस बैंक का, जरा मुझे बताओ। अभी आपकी इतनी बड़ी उम्र हो गई है, ठीक है, 15 साल से तो ऊपर सभी बच्चे होंगे और बैंक का नाम दे रहे हो। सोच के बताओ नाबार्ड क्या है। चलिए, नाबार्ड एक स्कीम है। वेरी गुड। कौन सी स्कीम है? क्या इस स्कीम में आपको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे खाते में? कौन सी है स्कीम, ये बताओ। तो स्टूडेंट्स नाबार्ड जो है ये है बैंक। नाबार्ड क्या है? बैंक है। तो जितने भी बच्चों ने बैंक बताया था वो सारे बच्चे सही हैं, बिल्कुल सारे बच्चे सही हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले सर इसका नाम क्यों नहीं सुनते हम, इसका नाम क्यों नहीं सुना जाता? यदि आप आसपास देखते होंगे, कभी आपने नाबार्ड का नाम नहीं सुना? सुना है क्या नाबार्ड का नाम? वो सर बिल्कुल नहीं सुना। हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? जरा मुझे कोई मैसेज करना चाहे तो बिल्कुल मैसेज करके बताइए, पेपर में कई बार आ चुका है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? लगातार पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो एन का मतलब होता है नेशनल, याद रखिएगा, एन का मतलब नेशनल, ठीक है। बैंक, तो एन ए मतलब नेशनल, बी मतलब बैंक, ठीक है। फॉर एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाया गया है जो सेंटेंस को बनाएगा। तो नेशनल बैंक, ए से हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर, इसे क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर। एंड शब्द एक जोड़ा गया है सेंटेंस को बनाने के लिए। आर का मतलब क्या है? रूलर। आर का मतलब क्या है? रूलर। और डी का मतलब है डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है, पेपर में कई बार आ चुका है। नेशनल बैंक, यदि आपको ये शब्द नहीं लगाना तो नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक। हिंदी में नाम सुनिएगा इसका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, क्योंकि रूरल मतलब होता है ग्रामीण, रूरल मतलब क्या होता है? ग्रामीण विकास, ठीक है, बैंक। ये इसका फुल फॉर्म है, किसका? नाबार्ड का। तो इस नाबार्ड की जानकारी आप लोगों को अभी तक क्यों नहीं हो पाई? इस नाबार्ड की जानकारी आपको क्यों नहीं है भाई? तो स्टूडेंट्स भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि करने वाले जो किसान हैं इनका एक कोटा होता है। भले ही आप बैंक से लोन लेते हैं और उस बैंक का नाम एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, सेंट्रल बैंक हो सकता है, देना बैंक हो सकता है, इलाहाबाद बैंक हो सकता है, या आपकी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हो सकता है, सहकारी बैंक जो आपके गांव में, ठीक है, 2-4 पंचायतों के बीच में होती है।
आप इन्हीं बैंकों को जानते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ऐसी बैंक जानते हैं आप लोग, हाँ या ना? बोलिए यस सर, बिल्कुल हम ऐसे ही बैंकों के बारे में जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऐसी बैंकों के पास में एग्रीकल्चर फील्ड के लिए जो पैसा आता है कौन देता होगा, जरा मुझे कोई बताएगा? यदि आपसे चर्चा कर लिया जाए, ठीक है, कि भैया आपके जो एरिया की जो बैंकें हैं इनको जो पैसा फंड मिलेगा ये कहां से मिलता होगा, तो कोई मुझे बताइए कौन देता है इनको पैसा? तो स्टूडेंट्स, इनको पैसा देता है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड बैंक क्या करता है, इनको पैसा देता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, समझ में भी आ गया। ठीक है, सभी बैंकों को एग्रीकल्चर फील्ड के लिए पैसा कौन देता है, नाबार्ड देता है। क्लियर हुआ? नाबार्ड को कब एस्टेब्लिश किया गया, बताइए? नाबार्ड को कब एस्टेब्लिश किया गया, स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। 1982 में। बोले चलिए ठीक है भाई, 1982 में की गई, कहां की गई थी बताओ? 1982 में की गई थी, और कहां की गई थी? क्योंकि पेपर में आया है, पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक फुल फॉर्म से आया था, स्थापना कब की गई इस पर भी आया था। बोल सर ये नाबार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स, देश का एग्रीकल्चर का एक लौता बैंक है जो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन क्या आया था मालूम आप लोगों को? लास्ट ईयर ही आया हुआ है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन ये था, वेयर इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड, ऑफ नाबार्ड। क्या कहा गया था पेपर में? नाबार्ड का मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्यालय कहां है या कहां स्थित है, यह आपसे पेपर में आया हुआ था। तो ऑप्शन सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या इसका मुख्यालय जो है हमारा, ठीक है, बेंगलुरु में है? बेटा माइक बंद रखना है, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। क्या इसका मुख्यालय आप लोगों का जो है वो मुंबई में है? क्या इसका मुख्यालय जो है आप लोगों का न्यू दिल्ली में है? ठीक है। क्या इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है? ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, बताइए किस आंसर के साथ जाएंगे। मैसेज करना है सभी लोगों को, माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा। चलिए, मुंबई में है, आप जाना चाह रहे हैं मुंबई के साथ। क्या ये मुंबई या आपका बंबई ये आंसर होगा? तो बोले यस सर, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए तो आसानी से आप लोगों को बनेगा। मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, क्यों की गई थी भाई? और यदि डेट यदि पूछ लिया जाए तो और भी दिक्कत। नाबार्ड का मुख्यालय ठीक कहां स्थित है, तो आपने मुंबई लिख दिया। अब यदि मैं आपसे सन पूछ लूं तो सन भी आपको पता है, लेकिन यदि मैं डेट दे दूं, 5 जनवरी 1982 को स्थापना की गई थी, या 5, ठीक है, नवंबर 1982 को स्थापना की गई थी, या 5 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी, या 5 दिसंबर 1982 को स्थापना की गई थी, कब इसको कब चालू किया गया था बताओ? 12 जुलाई। ओहो वेरी गुड, एक बच्चा तो और एडवांस, 12 जुलाई। चलो, जो आंकड़े नहीं दिए गए अपन उस पे जाएंगे। नहीं, नया आविष्कार नहीं करना है, जो ऑप्शन दिए गए उसी में से आंसर देना है। किस आंसर के साथ जाओगे भाई नाबार्ड के लिए, बताओ? चलिए, तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों से नाबार्ड में,
ठीक है, और क्वेश्चन यदि डिटेल में पूछे जाएं तो इसमें ये क्वेश्चन इसका कई बार लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, जिसका राइट आंसर बनता है 5 नवंबर 1982। 5 नवंबर, डेट याद रखिएगा, नाबार्ड की डेट इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की ये डेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कारण भी है इसका, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर का काम इंडिया में चल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसका बैंक कौन है, नाबार्ड है। ठीक है, बनना चाहिए। वो सर ये क्या फायदा पहुंचाता है, तो स्टूडेंट्स आधुनिक कृषि कार्यों में इस्तेमाल में लाए जाने वाली मशीनरी, जितनी भी मशीन वगैरह हैं आज के समय में, उसकी फंडिंग कौन दे रहा है, नाबार्ड दे रहा है। माने चलो आपको आज जेसीबी मशीन फाइनेंस करवाना है, आपको हार्वेस्टर लेना है, क्या किसान कैश में ले सकता है, इसको बताओ, क्या किसान हार्वेस्टर कैश में ले सकता है? मिनिमम यदि देखा जाए तो 20 लाख से स्टार्ट है और 50 लाख रुपए तक अलग अलग मशीनें मिलती है उसकी। वो सर बिल्कुल नहीं ले सकता हार्वेस्टर। भाई 50 लाख यदि उसके पास में होते तो बिजनेस नहीं करता, खेती क्यों करता? नहीं भाई, 100 में से एक ऐसा होगा जो कैश ले सकता है। मैं सभी की बात नहीं, मतलब 100 में से 99 लोग तो क्या करेंगे, लोन ही लेंगे। बोले हाँ। स्प्रिंकलर, यदि आपको ड्रिप सिस्टम लगवाना है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाना है, मोटर आपको लेना है, आपको ट्रैक्टर लेना है, तो क्या इसके लिए आपको सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी गवर्नमेंट कहती है कि भैया 100 रुपए की चीज है, ठीक है, आप एक काम करो, आप ना 20 रुपए दे दो, 80 रुपए हम दे देंगे आपको, या 50 रुपए आप दे दो, 50 रुपए हम दे देंगे। बोले यस बिल्कुल। तो कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमें सब्सिडी देती है, छूट देती है, और यही सब्सिडी, यही छूट कौन प्रदान करता है, नाबार्ड देता है। इसका जो पैसा है वो कौन देता है, नाबार्ड देता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और कुछ खास बात नाबार्ड की? जी, कुछ खास बात इस नाबार्ड की भी हो तो आप और बताइए। जी जी, अब कुछ लोग जो हैं वो ये आंसर दिए थे, कुछ लोगों ने ये आंसर दिए थे, हाँ या ना? दिए थे कि कुछ लोगों ने 12 जुलाई। तो जो 12 जुलाई दिए थे ये सही आंकड़ा है, 12 जुलाई सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में नहीं था। तो बेटा एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे रात को मोदी जी आए, ठीक है, भाई और बहनों आज से, ठीक है, 500 और 1000 के नोट बंद। तो ये मुझे बताइए, क्या इसका बिल पास हो गया था? कृषि कानून आए थे अभी, ठीक है, ड्राइवरों के लिए भी आए हैं। अब ड्राइवर जो है वो केवल ट्रक वाले अपने आप को समझ रहे हैं, बाकी जो कार चलाने वाले हैं, टू व्हीलर चलाने वाले, वो अपने आप को ड्राइवर नहीं मान रहे हैं। लेकिन जिस दिन गाड़ी से जिसका एक्सीडेंट होगा वो सब चक्कर में आएंगे, भैया कार चलाने वाला ड्राइवर नहीं है क्या? तो कार मालिक ही तो कार चलाता है, ड्राइवर भी कार चलाता है। जिस दिन कार से किसी का एक्सीडेंट होगा, तब जब सजा होगी 7 साल की और कितना लाख का जुर्माना है, तब सबको समझ में आएगा। तो बोले यस सर, कृषि कानून भी आए, किसान भी अभी अभी फिलहाल करंट में आज का ही मैंने न्यूज देखा, किसान जो है वो फिर दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े जाम लगे हुए हैं। बोले यस सर। तो बेटा पहले जो है क्या होता है, सब पहले जो है बातें होती हैं, फिर संसद के पटल पर रखा जाता है, संसद में जिसकी बहुमत की सरकार होती है, फिर बिल पास होता है, फिर बिल पास होता है, फिर उसे स्वीकार किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आपको पता है बिल कैसे पास होते हैं? किस किस को मालूम है बिल कैसे पास होता है? नहीं मालूम? चलिए, जो दो डेट जो होती है, कभी भी जो डेट होती है उसको समझिएगा, समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है, काम जरूर पड़ेगा। बेटा देखो, सबसे पहले क्या होता है,
हम जिसे बोर्ड देते हैं, नाबार्ड का गठन जो हुआ या किसी का भी जो गठन होता है, कोई भी बिल जो बनता है, बिल कैसे बनता है समझिएगा। सबसे पहले आता हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। हालांकि इसकी पावर छीन ली गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो भी होता है वो अपने आप को तो समझते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सब कुछ है हमारे यहाँ पर। हालांकि यदि आप कभी भी देखेंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट आता है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट वाले पद को, राष्ट्रपति वाले पद को समाप्त कर दिया गया, मान के चलो, सिर्फ नाम के लिए रखा गया है, सिर्फ नाम के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति हम किसी को भी बना देते हैं, ठीक है। कभी भी उनकी इच्छा हुई कि मुझे बनाना दो, मुझे बिठा देंगे वहां ले जाके, बोलो चलो तुम बैठो, ठीक है, ज्यादा मत बोलना, लेकिन बिठा देंगे। हाँ, राष्ट्रपति जो है वो कठपुतली की तरह काम कर रहा है हमारे यहाँ पर। समझिएगा जरा कैसे। एक होता है लोकसभा, बोलिए सर, जहां पर सांसद जाते हैं, जहां पर क्या जाते हैं, सांसद जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी के नाम से जाना जाता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक है। फिर एक तरफ होता हमारा राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा। अब बच्चों, जो राज्यसभा होती है, इसमें हमारा सचिन तेंदुलकर भी बैठ जाता है, इसमें हमारी हेमा मालिनी भी बैठती है, इसमें कई बार अमिताभ बच्चन भी बैठे हैं। तो ये लोग को तो वोट अपने दिए नहीं कभी। सचिन तेंदुलकर को किसने वोट दिया, बताओ जरा मुझे। तो राज्यसभा में जो सांसद जाते हैं, यहां भी सांसद बैठते हैं, जैसे हम लोग एमपी बोलते हैं, यहां भी जो बैठते हैं उसे एमपी बोलते हैं, यहां भी जो बैठते हैं एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो, सांसद। सांसद यहां भी बैठता है, सांसद यहां भी बैठता है। लोकसभा वाले सांसद जो है ये हमारे घर में आते हैं पैर पड़ने, ठीक है, कि दादाजी बुआ जी देखते जाना, ठीक है, आपका भाई जो है चुनाव में खड़ा हो रहा है, वो दंडवत प्रणाम करेंगे आप लोगों को। तो वो लोग कहाँ के करते हैं, लोकसभा वाले। ये लोकसभा वाले हमसे वोट मांगने आते हैं, इनको हम वोट देते हैं, ठीक है। अब जिसके एमएलए और जिसके एमपी ज्यादा जीतते हैं, जिनके एमपी और एमएलए ज्यादा जीत कर आते हैं, वही लोग डिसाइड करते हैं कि भैया हमारे राज्य में कौन सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया कौन है। जिससे मान के चलो मैं, ठीक है, अच्छा पढ़ाता हूं भैया, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा काफी योगदान है, ऐसा उनको लगा कभी गलती से, ठीक है, तो वो मुझे क्या करेंगे, ऑफर देंगे कि सर एक काम कीजिए, पढ़ाना लिखाना छोड़िए, आप कहाँ आके बैठो, आप राज्यसभा में आके बैठो, आजीवन आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है, घर भी मिलेगा 6 साल के लिए। यहाँ के जो सांसद बैठते हैं, यहाँ 6 साल के लिए बैठते हैं, और यहाँ के जो लोकसभा के जो बनते हैं, ये 5 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, एमएलए और एमपी जो है ये नाम नोट करके लेकर जाते हैं कि भैया हमारे इलाके में सबसे अच्छा आदमी कौन है। जैसे मैं लाखों की संख्या में पेड़ लगा रहा हूं फ्री में, मैं पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहा हूं, ठीक है, मैं पेड़ बचाओ आंदोलन करवा रहा हूं, मैं फ्री में इलाज कर रहा हूं, फ्री में इलाज मतलब मैं डॉक्टर हूं, 5 रुपए लेकर 2 रुपए लेकर मैं इलाज कर रहा हूं। तो यदि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं या मेरे संबंध जो है इन लोगों के साथ में अच्छे हैं, फिर मैं भले कितना बुरा आदमी हूं, मैं गुंडा क्यों ना रहा हूं, ठीक है, मेरे ऊपर केस क्यों नहीं चल रहे हो, चाहे रेप के केस हो चाहे मर्डर के केस हो, यदि इनके साथ में मेरा अच्छा संबंध है तो फिर मैं यहां भी जा सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर वो लोग रहते हैं, राज्यसभा में वो लोग रहते हैं। तो लोकसभा को हमने वोट दिया, राज्यसभा में ये लोग एमएलए और एमपी लोग ही वोट डाल के और उनका ही क्या करते हैं, वो लोग वोटिंग से राज्यसभा के सांसद चुन लेते हैं, ठीक है। अब लोकसभा में सबसे पहले कोई बिल आता है, लोकसभा में कोई बिल आता है, जैसे मान चलो आपके इलाके के सांसद ने कहा कि भैया मैं जो है, ठीक है, तमिलनाडु के कोई एक शहर का निवासी हूं, मैं यहाँ का सांसद हूं, अब मुझे यहाँ के लिए, ठीक है, रिंग रोड बनवाना है, एक हॉस्पिटल बनवाना है, ठीक है, और सड़कें भी सुधरवाना है, जो भी, और उन्हें XYZ रीजन दिया, वो यहाँ के सांसद को समय मिला बोलने के लिए, उसने बोला। अब यहाँ पर यदि मान चलो किसी की भी सरकार है, यहाँ जिसकी सरकार होगी, यदि वो एमएलए, वो सॉरी एमपी यदि उसी सरकार का होगा तो सभी लोग हाथ खड़े कर देंगे, बिल पास कर देंगे, नहीं करेंगे, बताओ हाँ या ना, बोले यस सर।
तो जिस भी पार्टी का वो आदमी रहता है, यदि उसी की सरकार है तो तुरंत बिल को क्या कर देंगे, यहां से पास कर देंगे। तो यहां पर जो बैठता है वो कौन होता है, यहां पर जो एमपी लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, उस सांसद में जो सबसे वरिष्ठ आदमी होता है, किसका, जिसकी सरकार जीत के आई है, उसी सांसद में सबसे वरिष्ठ आदमी जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर कहलाता है। स्पीकर सुना होगा आप लोगों ने, लोकसभा अध्यक्ष। तो जिसकी सरकार जीत के आई है उसी का कौन है, अध्यक्ष भी है, उसी का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो जो जिसने बिल बनाया वो उसी का आदमी, सरकार भी उसी की है, तो यहां बैठे वाला अध्यक्ष भी उसी का है, तुरंत वो साइन कर देगा। अब ये बिल जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में किसके आदमी मिलेंगे आपको, राज्यसभा में किसके आदमी मिलेंगे, सर इन्हीं ने तो चुनाव करके डाले इधर। ठीक है, तो फोन लगा के बोल देंगे भाई देख लेना बिल आया है एक, ठीक है इसको पास करवाना है, या एक बिल आया इसको फेल करवा देना, तो पास और फेल दोनों चलेगा। अब यहां से जो बिल पास हुआ फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति इसमें अपना ऑटोग्राफ दे देगा, राष्ट्रपति ने उसमें क्या कर दिए, साइन कर दिए, तो अब वो बिल हो गया पास। अब ये बिल यदि पास हो गया तो अब उसको फॉलो कराने की जवाबदारी होती है कोर्ट की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट। अब वो बिल बन गया है, अब उस पे ठीक है सख्ती से कार्रवाई होगी। जैसे भाई लड़कियों की शादी 18 वर्ष में करके 21 वर्ष में करना चाहिए, बोलने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। उसको लोकसभा में पास कराना है, फिर उसको राज्यसभा में पास कराना है, फिर उसमें राष्ट्रपति साइन करेगा। और राष्ट्रपति की इच्छा हुई कि मुझे साइन नहीं करना है, तो किसी की मजाल नहीं कि राष्ट्रपति से पूछ लो कि भाई आप उसमें साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिसकी पार्टी का लोकसभा के सांसद और जिसकी पार्टी के राज्यसभा के सांसद ज्यादा होते हैं उसी का राष्ट्रपति बनता है। तो सारी चेन एक ही पार्टी की होती है, तो काला भी होगा तो अपनी मर्जी से। समझ में आया? इसलिए लोकसभा जो सांसद जीत के जाते हैं यही सांसद से क्या बनता है, पीएम बनता है, प्रधानमंत्री। और हमारे देश में ठीक है प्रधानमंत्री की पावर कर दी गई है ज्यादा, राष्ट्रपति का सिर्फ चेहरा यूज किया जाता है, राष्ट्रपति का सिर्फ चेहरा यूज किया जाता है, याद रखिएगा। और ये लोग बिल पास करते हैं। तो जब बिल की बात उठती है ना, तो जो बिल की बात उठी थी वो 12 जुलाई 1982 को उठी थी। समझ में आया? कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर कर दिया, हालांकि यहाँ पर इतनी ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं थी आप लोगों को, लेकिन फिर भी पता होना जरूरी है कि बिल कैसे पास होते हैं देश में और कैसे गुमराह किया जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 को इस पर सबसे पहले चर्चा हुई, ये अस्तित्व में आया। किसमें आया? अस्तित्व में आया। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, लेकिन करते कहां हो, 3 दिन बाद करते हो फिर आप पढ़ाई स्टार्ट। तो ये 12 जुलाई 1982 को इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा जाना जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने एक सबसे शानदार काम किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मतलब पहले क्या हुआ करता था, जैसे मेरे पास में ज्यादा पैसा है तो मैंने बैंक खोल लिया, वो मेरी बैंक हो गई। किसी और के पास में पैसा था, उसने बैंक खोल लिया, वो उसकी बैंक हो गई। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भैया तुम लोग क्या रहो, मेंबर रहो बैंक के, ठीक है, तुमको हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये बैंक्स रहेंगे राष्ट्रीय, मतलब अब इसमें केंद्र सरकार चलाएगी इनको, अब ये निगरानी में रहेंगे आरबीआई की। तो आपने देखा होगा सारी नोट में आरबीआई लिखा रहता है। ये काम सबसे शानदार किया था इंदिरा गांधी जी ने। और एक बांग्लादेश को अलग करना, तो इसलिए इंदिरा गांधी जी को काफी माना जाता है। हालांकि वो फिर बाद में हिटलर बन गई, ठीक है, क्योंकि एक समय बाद में सत्ता पचना बहुत मुश्किल होता है, हर सरकार के आदमी को थोड़ा सा घमंड आ ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे काम थे इनके, तो इसी समय इसका नेशनलाइज ठीक है किया गया, नेशनलाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं या राष्ट्रीयकरण कहते हैं, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें सबसे बड़ा बैंक उभर कर आया हमारा नाबार्ड।
नाबार्ड याद रखिएगा आप लोग, ग्रामीण एवं कृषि विकास से जुड़ी सभी समस्याओं को सुलझाने में यह काम करता है। वित्त पोषण और योजना यही बनाता है कृषि संबंधी। कृषि ऋण पर कितना ब्याज लिया जाएगा उस पर भी यही कार्य करता है। समझ में आया? क्रेडिट सिस्टम, किसान क्रेडिट कार्ड चलता है कि नहीं चलता, बताओ मुझे। किसान क्रेडिट कार्ड, बोलिए सर बिल्कुल, किसानों पर क्या चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चलता है, किसानों के हमने क्रेडिट कार्ड बना दिए जी। ऋण योजना बनाए कि नहीं बनाए, किसान की जमीन के हिसाब से किसान का एक क्रेडिट कार्ड बन गया है कि भैया आपको इतना लोन मिल जाएगा, ये खाद मिल जाएगी जी। तो ये सहकारी समिति बनाई गई, हर 3-4 गांव के बीच में आपने सुना होगा एक सहकारी समिति है। हाँ, फसल बीमा भी इसी में आता है, फसल बीमा भी इसी में आता है। चलिए फिर और क्या किया गया इसमें जी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या डेयरी लोन भी दिया गया, क्या इसी में डेयरी लोन भी आता है, बोले हाँ सर डेयरी लोन भी इसी में आता है। क्या स्टूडेंट्स इसमें बीज सब्सिडी भी आएगा, खाद सब्सिडी भी आएगा, बोले यस बिल्कुल आएगा जी। क्लियर हुआ, बोले यस। अब इसी के तहत दीन दयाल अंत्योदय योजना चालू की गई, नाबार्ड के ही अंतर्गत एक योजना चालू की गई। अब इसकी जानकारी आपको फिर नहीं है। दीन दयाल अंत्योदय योजना क्या है भैया ये, एनीवन, कोई भी जानता हो, थोड़ी बहुत भी जानकारी यदि हो तो जरा बताइए क्या है ये योजना। एक बच्चे को भी इसकी जानकारी नहीं होगी और ये पेपर में आ चुका है कई बार। मैसेज करना है, माइक चालू करने की जरूरत नहीं है बेटा, यदि आप माइक चालू कर रहे हैं तो आपको क्लास से रिमूव कर दे रहे हैं फिर हम। जी बताइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये क्या है, कोई बताएगा क्या है ये योजना, कब से चालू की गई, नहीं मालूम जी। तो स्टूडेंट्स ये योजना चालू की गई 25 सितंबर 2014 को जी। दीन दयाल अंत्योदय योजना जो चालू की गई है ये कब से चालू की गई बच्चों, जी 25 सितंबर 2014 को। क्यों चालू की गई, क्या है इस योजना का लक्ष्य बताओ जरा। तो क्या आप लोगों ने स्किल डेवलपमेंट सुना है, स्किल डेवलपमेंट गरीबों के लिए कि भी आप कुछ थोड़ा सा पढ़ लिख लो, हम आपको जो है लोन दे देंगे, सुना है क्या आप लोगों ने। यदि आपको 5,000 10,000 15,000 20,000 जितना भी लोन चाहिए महिलाओं को या जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, बोले हाँ सर बिल्कुल। किया गया कि नहीं किया गया, स्किल डेवलपमेंट कोर्स चालू हुए हमारे यहाँ पर, सिलाई सीख लो, ठीक है, या आप डेयरी खोलना चाहें तो डेयरी चालू कर लो, हम लोन देंगे, उसके लिए थोड़ा सा पढ़कर आओ भाई, कुछ आपको आना चाहिए, स्किल आना चाहिए आपको, बोले यस सर। तो जो स्किल डेवलपमेंट चलाए गए इंडिया में और अभी भी चल रहे हैं इस स्किल डेवलपमेंट, आपने देखा होगा कई बार गांव गांव जो है वो सिलाई सिखाने वाली महिलाएं आई थी बीच बीच में, ठीक है, मोटर वाइंडिंग का कोर्स सिखाया गया, एसी रिपेयर सिखाया गया, एसी रिपेयरिंग भी सिखाई गई आप लोगों को, कूलर वगैरह भी रिपेयरिंग के बहुत सारी चीजें सिखाई गई और वो काफी अच्छा, जिन लोगों ने उसको ध्यान से सीखा होगा तो काफी काम भी आया होगा आप लोगों को। तो ये नाबार्ड के थ्रू ही आया था, दीन दयाल अंत्योदय योजना, याद रखिएगा। क्रॉपिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है, आप ठीक है जितने भी फसल ले रहे हैं, ठीक है, इनके लिए आपको बीज की जरूरत है, क्या बीज में सब्सिडी नहीं मिलती आप लोगों को,
भैया आप लोगों की एक सबसे शानदार राजा जो जॉब है वो है ग्रामीण विकास अधिकारी। सुना है नाम आप लोगों ने? आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर आपका रहेगा या बीएससी हॉर्टिकल्चर रहेगा, तो सबसे रॉयल जॉब है जिसे आप लोग अपने गांव में कहते होंगे ग्राम सेवक। ग्राम सेवक से आप जो है 6-6 महीने नहीं मिलता कोई किसान। और ग्राम सेवक जो है जितना भी पैसा आता है ऊपर से, मतलब सामान आ रहा है, खाद आता है सब्सिडी में, बीज सब्सिडी में आता है, बहुत सारी और योजनाएं आती है, ग्राम विकास अधिकारी पूरा खा जाता है उसको, आपको पता ही नहीं चलता। हाँ, उससे आप जुड़े रहेंगे तो आपको भी मुनाफा मिलेगा। तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, इसकी वैकेंसी आती है। तो ये इस योजना को पहुंचाते हैं किसान तक। तो ये आप भी बनेंगे भविष्य में। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया नाबार्ड योजना जब चालू की गई उस समय कितने पैसे से जिसको चालू किया गया, मतलब ये जो स्कीम चालू की गई थी नाबार्ड वाली, बैंक वाली, ठीक है, ये कितने से चालू करे थे, कितने रुपए लगाए गए थे इसमें शुरुआत में? बताओ, गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया कि भैया हम इतना पैसा दे सकते हैं इस योजना को चालू करने के लिए, तो करो बैंक चालू। ठीक है जी। इस योजना को चालू किया गया था 100 करोड़ रुपए से। याद रखिएगा, पैसा भी पूछ लिया जाता है। कितने से चालू किया गया था? 100 करोड़ रुपए से इस योजना की शुरुआत की गई थी। यदि आ जाए तो बनना चाहिए। बनेगा क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल बनेगा। नाबार्ड योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने किए थे, ये भी याद रख लेना, क्योंकि यदि आ गया, ठीक है, तो पता होना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों, इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, नाबार्ड योजना के, ठीक है, जो मेन लक्ष्य हैं उसमें से कोई एक आप बताओ, जो मेन लक्ष्य रखा गया वो क्या था? जी, कोई मुझे बताएगा? नाबार्ड योजना का जो एक मेन लक्ष्य रखा गया था वो क्या था, और वो लक्ष्य आज तक चला आ रहा है। वो लक्ष्य जो है आज तक चला आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले जो है वो टीवी नहीं हुआ करते थे कि भैया टीवी है तो अपन मस्त तैयार होके आ जाओ और टीवी के सामने बोल दो कि भैया ये योजना हम चला रहे हैं। ना तो ऐसे डिबेट हुआ करते थे, ठीक है, कि लड़ रहे हैं आपस में। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हुआ करता था एफएम, और बिल्कुल शालीनता से न्यूज आया करती थी। ठीक है जी। तो इस योजना का लक्ष्य रखा गया था गरीबी में कमी। और इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था उस समय, गरीबी हटाओ। याद है आप लोगों को? सुना होगा कहीं ना कहीं, गरीबी हटाओ। तो बोले यस सर, बिल्कुल। तो आपको पता है, यदि आप किसी को बोलो तो धीरे धीरे बात क्या हो जाती है, तोड़ मरोड़ के पेश कर दी जाती है। तो लोगों को धीरे धीरे जब ये बात पहुंची, क्योंकि न्यूज चैनल तो हुआ नहीं करते थे, तो गरीबी में कमी और गरीबी मिटाओ ने जो नारा दिया था उसको धीरे धीरे लोगों के आते तक क्या समझ में आया, गरीबों को हटाओ। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ, मतलब गरीब लोगों को मारो जिससे गरीबी हटे। तो ये काफी ज्यादा जो है उनके लिए क्या हो गया, और अपोजिट काम किया। हालांकि शानदार काम है आज भी नाबार्ड, ठीक है, हमारे लिए काफी वरदान साबित है एग्रीकल्चर वालों के लिए। आइए अब बच्चों, इसके बाद में आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कुछ पॉइंट टू पॉइंट पर। जी, नाबार्ड के बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम पर। क्योंकि नाबार्ड जो है क्या करेगा,
क्रॉपिंग सिस्टम पर लागू होगा, क्योंकि हमें बीज चाहिए, हमें फसल ग्रो करना है, तो हमें क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है जी? फसल लगाने के तरीके। बोले हाँ सर, ये तो काफी इजी लग रहा है सुनने में, फसल लगाने के तरीके, क्रॉपिंग सिस्टम, या फसल सस्यन के नाम से जाना जाता है। अब जरा क्वेश्चन सुनिए, पैरा क्रॉपिंग क्या होती, बताओ, पढ़ा है तो। पैरा किसे कहते हैं? चलो, कुछ लोग इसको उतेरा भी कहते हैं, उतेरा। उतेरा सस्यन क्या होता है? एनीवन? यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे कभी भी। धान? ओहो, पैरा क्रॉपिंग का मतलब धान होता है। और कोई भाई जो भी आंसर जानता हो जरा बताइए, क्या होता है पैरा क्रॉपिंग में, क्या करते हैं? एनीवन? मैसेज कीजिए। फसल की कटाई के पहले ही दूसरी फसल को लगाना। जी, चलिए, तो स्टूडेंट्स इसके दो नाम हैं, एक नाम है पैरा और एक नाम है आपका उतेरा। इसको पैरा भी कहते हैं, या इसी का एक और नाम आपने सुना होगा, तो इसी को क्या कहते हैं? उतेरा भी कहते हैं। तो नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, पैरा और उतेरा जी एक ही नाम है, पैरा उतेरा, पैरा और उतेरा। अब ये होते क्या है, पैरा और उतेरा एक्चुअल में क्या है? तो सर ये क्रॉपिंग का एक प्रकार है, ये क्रॉपिंग का एक क्या है, तरीका है। कहां, कौन से इलाके में इससे क्रॉपिंग की जाती है, जरा मुझे बताइए। नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स ये क्रॉपिंग का जो तरीका है ये बिहार का है, आया है पेपर में, याद रखना। पैरा और उतेरा जो क्रॉपिंग का जो सिस्टम है ये कहां का है? ये है बिहार का। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। और क्या खास बात है इसमें? तो सर ये धान की खड़ी फसल लगाने के तरीके हैं, धान की फसल को लगाने के तरीके के जो सिस्टम है वो है पैरा और उतेरा। बिहार के लोग, यूपी के लोग, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोग इस तरीके को अपनाते। तो हालांकि बिहार का ये फेमस तरीका, इसलिए बिहार यूपी का नाम इसमें ज्यादा चलता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या करते हैं ये लोग? तो सर ये धान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ठीक है, पैडी क्रॉप करते हैं, पैडी क्रॉपिंग का ये तरीका है। ठीक है, बोले यस सर, क्या तरीका है? धान लगाने का, धान लगाने की क्या है, एक विधि है। यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। क्या इस धान लगाने के विधि के लिए हमें लोन मिलेगा? क्या हमें धान के बीज मिलेंगे? बोले हाँ सर, बिल्कुल मिलेंगे, सब्सिडी के बीज आते हैं ना बेटा। हम जो इतनी महंगी महंगी जो पैकेटें लेते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की चीजों पर भरोसा नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है, क्योंकि हमारे यहाँ नेता वैसे हैं, पॉलिटिशियन वैसे हैं। नहीं तो यदि आप जाएंगे ग्राम सेवक के पास में मक्का लगाने के समय में, तो आपको हाइब्रिड वाली मक्का मिलेगी। गेहूं के समय में जाएंगे तो आपको हाइब्रिड गेहूं मिलेगी। ये ग्राम सेवक के पास में आता है स्टॉक हर गांव के लिए, लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, हम उतनी राजनीति नहीं कर पाते हैं। जितने नेता लोग रहते हैं, हर एरिया में कोई ना कोई तो एक दबंग नेता रहता ही है। ठीक है, वो ग्राम सेवक को फोन लगाता है, सीधा ट्रक का ट्रक ग्राम सेवक कहां पहुंचा देता है? जो दबंग नेता होता है उसके यहाँ खाली हो जाता है। 2-4-10 बोरी वो शो करने के लिए रख लेता है, और 2-4 किसानों को बांट देता है, उनके दस्तखत ले लेता है। ये आज भी चलता है। क्लियर हुआ?
चलिए इसके बाद में क्या इस विधि से हम लोग जो है मतलब पैरा और उतेरा जो सिस्टम है, क्या इसमें हम लोग जो है कुछ और दूसरी फसल भी लगा सकते हैं क्या? जैसे कि लेंटिल हो गया हमारा, क्या इससे हम इस विधि से हम लोग लेंटिल लगा सकते हैं? सर ये लेंटिल क्या होता है? जिसे हम लोग मसूर की दाल कहते हैं, क्या मसूर वगैरह भी इससे लगा सकते हैं पैरा उतेरा से? बोले हाँ, बिल्कुल लगाया जाता है। पैरा उतेरा सिस्टम से लेंटिल मतलब मसूर भी लगाया जाता है। चलिए अब जरा क्रॉपिंग सिस्टम में एक क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन से बताइएगा कि क्या करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है तिल प्लस बाजरा प्लस, ठीक है, फैलो, ठीक है, तो फैलो क्रॉप्स रोटेशन, फैलो क्रॉप रोटेशन इज एन या इज अ एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन आया पेपर में, क्या है? तिल लगाए हैं, बाजरा लगा है, फिर परती है, और परती एक उदाहरण है, परती एक उदाहरण है। ये ऐसा हुआ हुआ एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा जी? क्या इसका मतलब पैरा क्रॉप, ठीक है, क्या ये पैरा सस्यन है? सस्यन मतलब क्रॉपिंग। क्या ये जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग है? मतलब क्या ये मिश्रित सस्यन है? या ये इंटर क्रॉपिंग है? इंटर क्रॉपिंग मतलब अंतरा सस्यन है? या डी ये रिले क्रॉपिंग है? अभी सबसे पहले आपको ये चारों क्रॉपिंग की जानकारी होना चाहिए। यदि आपको ये चारों क्रॉपिंग की जानकारी नहीं है तो आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। आंसर देना आपके लिए अभी बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, यदि आपको ये चारों क्रॉपिंग के सिस्टम पता नहीं है तो। फिर भी ट्राई करके देख लो, यदि शायद आप लोग कुछ लगाना चाहें आंसर और बाय चांस से सही आ जाए तो देख लो भाई, चेक करके क्या आंसर देना चाहते हैं आप, जरा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी लगाना चाह रहे हैं, गलत आंसर है भैया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत आंसर है। और कोई? नहीं मालूम? चलो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ए आंसर नहीं है बेटा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए आप लोग। आंसर जो है आप लोगों का बी वाला है। आंसर आपका कौन सा है? बी वाला है। अब ये बी वाला क्या है और सी और डी क्या है? क्योंकि पहला वाला तो आपको पता धान लगाने का तरीका है, पहला धान लगाने का तरीका तो पहला तो होगा नहीं ना बेटा। अभी पढ़ाए तो हैं, फिर भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो। धान लगाने के तरीकों को हमने पैरा और उतेरा बताया क्या? फिर आप ऑप्शन ए क्यों लगा रहे हो? उसमें तिल तो बताया नहीं था हमने कि पैरा उतेरा में तिल और बाजरा लगा देना भाई।
अभी पढ़ाया हुआ आंसर आप तुरंत समझ नहीं पाते, क्या करते हो आप लोग बताओ? 2 मिनट भी नहीं हुए हैं आपको पैरा पढ़ाए हुए, तब भी आप पैरा ही लगा रहे हो। चलो, अब आप मुझे बताइए, क्या आपने तिल लगाया? बोले हाँ सर हमने तिल लगाया। फिर हमने क्या लगाया? बाजरा लगाया। बोले हाँ सर बाजरा लगाया। फिर हमने जमीन को क्या छोड़ दिया? परती छोड़ दिया। परती का मतलब क्या होता है? परती का मतलब क्या? जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना। बोले यस सर, कुछ समय के लिए क्या कर देना? बंजर छोड़ देना, मतलब खाली छोड़ देना। परती मतलब होता है बंजर, ऊसर, ठीक है, या कुछ समय के लिए क्या कर देना? बोने के लिए तैयार छोड़ देना। किसी भी फसल को लगाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते ना हम लोग, 1-2 महीने के लिए, जिससे उसमें जो है पोषक तत्व पनप जाए। तो हम 1 2 3 फसल ले रहे हैं, तो क्या हम मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं? मिश्रित फसल लगा रहे हैं बदल बदल के। तिल लगाया, फिर बाजरा, फिर परती छोड़ दिए, मतलब परती में कुछ और लगा सकते हैं। परती का मतलब होता है खाली जगह छोड़ देना। कई बार हम खेत खाली छोड़ देते हैं, हमें पता है कि हमें दूसरी फसल लगाना है। कई बार हम लोग जो है मक्का नहीं लगाते, कुछ जगह छोड़ देते हैं, हमें पता है कि भैया ठीक है बारिश थोड़ी सी यदि कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्जी लगा लेंगे। या हम गेहूं लगाते समय गेहूं नहीं लगाते, कुछ जगह छोड़ देते हैं भैया इसमें हम लोग जो है क्या लगा लेंगे, मिर्च लगा लेंगे बारिश ठंड के समय में। या हो सकता है इसमें हम लोग जो है ठीक है टमाटर लगा लें, बैगन लगा लें, कुछ भी XYZ। तो क्या ये मिश्रित फसल लगाना हुआ, हाँ या ना? बोले यस सर, ये एक तरीका हो गया किसका, ठीक है, मिश्रित फसल लगाने का। तो क्या हम ऐसा करते हैं, मिश्रित फसल लगाते हैं? बोले यस सर, अलग अलग फसलों के बीजों को मिश्रित करके एक ही खेत में लगा देना। करते हैं क्या ऐसा हम लोग मिश्रित फसल में, कि भैया तिल भी लगा दिया, बाजरा भी लगा दिया, और कुछ जगह जो है खाली भी छोड़ दिए? करते हैं क्या ऐसा? बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। एक साथ हम लोग 2-2 फसल लगा लेते हैं क्या खेत में? नहीं लगाते हो आप बताओ? नहीं लगाते? पक्का? अरे बाजरा का पौधा बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। तिल का पौधा थोड़ा सा छोटा सा होता है। तो क्या हम दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते? नहीं लगाएंगे? तिल का पौधा छोटा सा होता है, और बाजरा का पौधा मक्के के पौधे से भी बड़ा होता है। बाजरा गन्ने के पौधे बराबर जाता है बाजरा का पौधा, और तिल का पौधा गेहूं सरसों के जैसे जाता है। तो यदि हम साथ में दोनों के बीज मिक्स करके भी फेंक रहे हैं, कि दोनों के बीज को हमने ले लिया ऐसे मुट्ठी में, और खेतों में ऐसे क्या कर रहे हैं, छिड़काव विधि से फेंक रहे हैं, तो भी जो फसल उग जाएगी तो हम पहचान जाएंगे कि ये तिल है और ये बाजरा है। बोले हाँ सर, एक का पौधा ऊंचा रहेगा, एक का पौधा छोटा रहेगा, और दोनों में प्रोडक्शन होने में कोई दिक्कत जाएगी क्या? बोले सर दोनों के प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि एक का फल ऊपर लगेगा, एक का फल नीचे लगेगा। तो जिसके पौधे की हाइट छोटी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं C3 पौधा। ऐसे पौधे जिनके पौधों की हाइट क्या होती है, छोटी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें C3 पौधा कहते हैं। जैसे चना का पौधा हो गया आप लोगों का, छोटा होता है क्या? बोले हाँ सर चना का पौधा छोटा होता है। मटर का पौधा, सर मटर का पौधा भी छोटा होता है। जो पौधे बड़े होते हैं उन्हें C4 कहते हैं। C4 पौधा मतलब जिनकी हाइट ज्यादा होती है। आम की हाइट ज्यादा होती, बोले हाँ होती है। इमली की बड़ी होती है। मक्का ऊंचाई वाला होता है, गन्ना ऊंचाई वाला होता है। तो क्या लोग कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? बनेगा? बोले हाँ बनेगा। अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, पेपर में हमसे पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है? इंटर क्रॉपिंग, इसमें एक नाम आया हुआ है इंटर क्रॉपिंग का। इंटर क्रॉपिंग, बताओ जरा इंटर क्रॉपिंग क्या होता है? कई बार हिंदी नाम नहीं मिलता है, हालांकि हिंदी नाम मिलेगा तो इसको कहते हैं हम लोग अंतरा सस्यन। अंतरा सस्यन के नाम से जाना जाता है। यदि आपको अंतरा सस्यन ना भी मिले, ठीक है, तो इसे याद रखना अंतर्वर्ती फसल पद्धति कहते हैं।
अंतर्वर्ती फसल पद्धति के नाम से जाना जाता है इसी को। जी क्या होता है बच्चों? जी इंटर क्रॉपिंग यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो इसका कोई एग्जाम्पल है? कैसे खेती करोगे आप इसमें? जी तो बच्चों आपने देखा है किसी किसान के पास में यदि जमीन कम रहती है तो वो एक ही खेत में 2-3 फसल लगा देता है। देखा क्या आप लोगों ने? उसका एक ही खेत होता है, छोटे से खेत में वो गेहूं लगा देगा, उसी के छोटे से खेत में उसी बची जगह में थोड़ा सा सरसों लगा देगा, उसी थोड़ी सी जगह में वो और कुछ लगा देगा। क्या ऐसा करता है वो किसान? बताइए जरा मुझे, हाँ या ना। बोले यस, बिल्कुल किया जाता है। सेम ये पद्धति आज के समय में सारे किसान अपना रहे हैं। एक छोटा सा ही खेत होता है और उसमें सारी फसल ले रहे हैं। जी एक ही खेत में, डेफिनेशन पूछा गया है, एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल को लेना क्या कहलाता है? A multiple cropping practice that involve the cultivation of 2 or more crops simultaneously is called। पता होगा डेफिनेशन तो ही आंसर लगाओगे ना कि ये इंटर क्रॉपिंग है। तो डेफिनेशन का खेल रहता है बेटा। एक ही खेत में, एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। एक ही खेत में एक साथ 2 फसल हम ले रहे हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। आ मल्टीपल क्रॉपिंग, practice that involve the cultivation of 2 or more crops simultaneously, ठीक है, on the same land, यदि और लिखना चाहे तो और थोड़ा सा लिख सकते हैं कि भैया एक ही खेत के अंदर में हमने क्या कर दिया है, 2 फसल को ले लिया है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। कोई एग्जाम्पल यदि हो तो बताओ जरा, इंटर क्रॉपिंग के एग्जाम्पल। जी क्या बच्चों हम मक्का के साथ में, ठीक है, चना भी ले सकते हैं एक ही खेत में? क्योंकि भैया मक्का जो है वो नहीं हुआ तो क्या चना ले सकते हैं क्या मक्का के साथ? एक बिल्कुल हाँ कह रहा है। वेरी गुड, भगवान भला करें ऐसे बच्चों का जो हाँ कह रहे हैं। भैया मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, चना जो है वो रबी की फसल है, एक साथ कैसे ले सकते हो मुझे ये तो बता दो जी। एक साथ नहीं ले सकते। क्या ले सकते हो एक साथ? तो बोले सर एक साथ यदि हम मक्का और यदि आपसे काऊ पी बोल दें तो ले सकते हैं क्या? मक्का और काऊ पी। सर ये काऊ मतलब क्या? गाय, और पी मतलब मटर, गाय का मटर, ऐसा कुछ होता है क्या? बोल सर ऐसी इंग्लिश नहीं पढ़ना भैया, है ना, ऐसी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी। इसे कहते हैं लोबिया। इसे क्या कहा जाता है? लोबिया कहा जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है? तो सर ये भी फसल है, लोबिया की फसल आपने देखा होगा, देखा क्या लोबिया? तो बोले यस, देखा है हमने लोबिया। नहीं देखा है? कौन है जिसने नहीं देखा होगा, जरा बताइए मुझे, ऐसा कोई है जिसने लोबिया आज तक नहीं देखा कि सर ये होता क्या है? हम तो कभी नहीं देखे सर इसको। जी बरबटी सबने सुना है? बोले हाँ सर सुना है।
सुना है कि नहीं सुना है? हाँ जी। अब भैया आपने तो उसको बरबटी बोल दिया। अब जो पढ़े वाले आदमी हैं इंग्लिश वाले, अब वो तो बरबटी जान नहीं सकते ना, ठीक है, वो कभी बरबटी जान ही नहीं सकते। तो फिर बेचारे क्या करना पड़ेगा, उनको कोई नाम तो देना ही पड़ेगा। ये देखा है क्या आप लोगों ने? बरबटी बरबटी ही है ना, जरा देख लो, मुझे भी नहीं मालूम। है बरबटी? पक्का मैं सही बताया? चलो अच्छी बात है भाई। इसे काउपी के नाम से जानते हैं। तो मक्का जो है ये सीधा पौधा है, ऐसा बड़ा पौधा जाएगा मक्का हमारा इस तरीके से। और लोबिया जो है ये बेला रूपी रहेगा थोड़ा सा। तो क्या मक्का का पौधा जो है, क्या इसको सहायता प्रदान कर सकता है लोबिया को? तो हम मक्का और इसी खेत में लोबिया भी उगा सकते हैं, उसी जगह में। जो खाली जगह एक मक्के के पौधे के बीच में जो जगह छूटेगी खाली, क्या उसमें हम लोबिया का एक पौधा उगा सकते हैं क्या? बोले हाँ, बिल्कुल उगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी जी, बनेगा। क्या बच्चों हम इसमें कॉटन और सोयाबीन उगा सकते हैं क्या? कॉटन और सोयाबीन। कॉटन मतलब हमारा कपास, और साथ में क्या उगाना है? सोयाबीन उगाना है। क्या ये उगा सकते हैं? बोले यस। कॉटन थोड़ा बड़ा होता है, सोयाबीन थोड़ा छोटा होता है, हाइट में गैप है, बिल्कुल उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है या नहीं, जरा देखो। बोले हाँ, बिल्कुल उगा सकते। अब ये कॉटन और सोयाबीन उगाने से फायदा क्या रहेगा भाई, बताओ? तो सर कपास को चाहिए क्या? सर कपास को चाहिए नाइट्रोजन ज्यादा। कपास का पौधा ऊंचा होता है, इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। और सोयाबीन दाल है। सोयाबीन क्या है? दाल है। और दाल की जड़ों में ऑलरेडी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो यदि मैं कपास की खेती कर रहा हूं तो मुझे सोयाबीन यदि मैंने लगा दिया हूं तो सोयाबीन की जड़ में नाइट्रोजन पाया जाएगा, तो ऑलरेडी कपास को भी नाइट्रोजन मिल जाएगा, क्योंकि एक ही खेत में दोनों लगे हुए हैं। तो मेरी नाइट्रोजन की, ठीक है, जो लागत है वो बच जाएगी, नहीं बचेगी? वो सर बिल्कुल बचेगी। तो ये जो तरीका होता है बेटा, इसी को कहा जाता है क्या? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में दोनों फसलें एक दूसरे की मदद करती हुई चलती हैं। तो सर और क्या? तो क्या आप लोगों ने सोरघम का नाम सुना है? सोरघम? बोले हाँ सर सुना है, सोरघम का नाम सुना है। फलीदार कोई भी चीज लगा दो उसके साथ, आप उसके साथ फली नुमा वाली कोई भी चीज लगा दो सोरघम के साथ में, ठीक है। चलिए, सोरघम मतलब होता है ज्वार। ज्वार की हाइट आपने देखा मक्के की हाइट के बराबर होती है ज्वार। ज्वार के साथ हमने क्या लगाया सर? ज्वार के साथ हमने लगा दिया कोई भी फली वाली, फलियां वाली कोई भी चीज लगा दिए, सोरगम। और इसके साथ में हमने लगा दिए लेग्यूम्स, कोई भी क्रॉप, मतलब दाल वाली कोई भी फसल लगा दी, यहां पर कोई भी दाल लगा दी है मान के चलो। अब क्या होगा? तो सर हम चाहे तो अरहर लगा सकते हैं, चाहे तो हम चना लगा दें, चना लगा दें, चाहे तो हम लोग अरहर की दाल लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं इसके साथ। इससे क्या होगा? तो स्टूडेंट्स क्या इनमें नाइट्रोजन रहेगा? बोले हाँ सर नाइट्रोजन रहेगा। क्या वो ज्वार को दे देंगे क्योंकि ज्वार में नाइट्रोजन लगेगा हमें ज्यादा से ज्यादा? बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसा करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो फिर क्या होगा? तो सर फिर जो ज्वार ज्वार है इसको हम जानवर को खिला देंगे, और जो फली दाल वाली इसको घर लेकर आ जाएंगे। ज्वार जो है जानवरों के लिए हो जाएगी, और फलियां जो है मतलब जो अरहर है या चना है ये हमारी दाल हो जाएगी, तो घर में हम दाल खाएंगे। और फ्री में ज्वार हो गई, क्योंकि ज्वार के केवल हमने बीज लगाए हैं, खाद तो डाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने खाद के लिए किसका यूज कर लिया? चना लगा दिया। चने की जो जड़ है वो नाइट्रोजन स्टोर करती है, नाइट्रोजन फिक्स करके रखती क्या? जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं सब अपनी जड़ों में क्या एकत्र करती हैं, क्या स्टोर करती हैं? नाइट्रोजन। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बन जाएगा क्या? ज्वार खरीफ क्रॉप है, ज्वार चारा वाली फसल है। ज्वार कैसी फसल है? चारा वाली।
फसल है, इसे आप कभी भी लगा सकते हो, बरसीम के साथ में, बरसीम के अपोजिट में लगा सकते हो कि भैया बरसीम नहीं हो रही, हम ज्वार लगा दे रहे हैं, तो किसान इसे कभी भी उगा लेता है। तो आपको चना नहीं लगाना है, मत लगाओ, अरहर की दाल लगा लो। आपको ऐसा लग रहा है कि चना जो है, ठीक है, किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल जो है मक्का वाली आती है। चलो एक काम करो, सोयाबीन लगा लो। सोयाबीन में फलियां नहीं होती? बोल सर होती है। सोयाबीन लगा लो। चलो तुम्हारी इच्छा सोयाबीन लगाने की नहीं हो रही है, चलो एक काम करो, मूंगफली लगा लो। क्या मूंगफली की जड़ में नाइट्रोजन स्टोर नहीं होगा? बोले सर बिल्कुल होगा, क्योंकि मूंगफली में भी क्या है, फलियां होती हैं। तो आप पीनट या ग्राउंड नट जिसे कहते हैं, इसे लगा लो। फली नुमा लगाना है, साथ में आप चाहो तो ज्वार लगा सकते हो। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं? और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसे आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक आपको लेना है कि भैया जो नाइट्रोजन स्टोर कर ले, और दूसरा जो नाइट्रोजन उसको क्या करे, देने में मदद करे। बोले यस। एक नाइट्रोजन क्या करेगा, देगा, तो दूसरा नाइट्रोजन ले लेगा। एक का तना मजबूत रहेगा तो एक का तना थोड़ा सा कमजोर रहेगा, एक दूसरे को सहायता मिलना चाहिए। तो ये था आपका पूरा टॉपिक। ठीक है, हमने चर्चा की है नाबार्ड की। नाबार्ड बैंक के बारे में आपको बताया, लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाबार्ड बैंक ने ही क्या किसकी शुरुआत की? दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत की। ठीक है, फिर इनके ही थ्रू क्या होता है, हमें क्रॉपिंग सिस्टम पता चला, क्योंकि क्रॉपिंग सिस्टम भी इनने बना के दिए। इसमें हमें फिर क्या मिला, ठीक है, बीज भी उपलब्ध हुए। और ये स्कीम जो चलाई गई है, इनमें क्रॉपिंग सिस्टम का महत्वपूर्ण, ठीक है, योगदान है, क्योंकि बिना क्रॉपिंग सिस्टम के हम फायदा नहीं ले सकते। सिंगल सिंगल यदि हम क्रॉप उगाएंगे कि भैया पहले मक्का लगाएंगे, फिर मक्का काटेंगे, फिर हम गेहूं लगाएंगे, फिर गेहूं काटेंगे, फिर गर्मी में कुछ नहीं लगाएंगे, गर्मी में ज्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम होती तो घर में आराम करेंगे, शादियों में जाएंगे, तो फिर किसान तो ऐसे में क्या हो जाएगा, गरीब ही रहेगा। भैया सुनो, वही किसान गरीब है जो ऐसा काम करता है जो अभी मैंने आपको बताया हूं, ये रियलिटी है। ऐसे में किसान तो गरीब रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बारिश जिस साल कम या ज्यादा हो गई, मक्का होगी नहीं, और बारिश यदि कम हो गई तो गेहूं भी नहीं होती है, क्योंकि पानी रहेगा तो ही गर्मी में काम आएगा ना भाई, क्योंकि गेहूं जो है वो गर्मी तक चलती है। मार्च में कटाई होती है गेहूं की, तब तक पानी नहीं बचता है। तो इस कारण से क्या होता है, हमें क्रॉपिंग सिस्टम लेना पड़ता है कि भैया एक साथ ही हम अच्छी से अच्छी फसल ले लें तो हमें दिक्कत ना हो। चलिए बन जाएगा। ओके। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और छूटा हमारा रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है कि पहली फसल की कटाई से पहले हम दूसरी तैयार कर लेते हैं। जैसे मान चलो आपको क्या लगाना है, आपके पास में भी लगा हुआ है, गेहूं लगा है। अब आपको पता है कि मुझे क्या लगाना है, टमाटर लगाना है। तो अभी आपकी गेहूं कटी नहीं है, लेकिन आपने अभी टमाटर की रोपाई कर दी होंगे, टमाटर के पौधे तैयार हो रहे होंगे आपके, और जैसे ही आपने गेहूं काटे तुरंत आप क्या कर दोगे, टमाटर लगा दोगे, क्योंकि टमाटर आपके पास में तैयार है। तो वो होती है आपकी अविराम। अविराम का मतलब होता है कि आप विराम दे ही नहीं रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद फसल आपकी चल रही है, जगह खाली छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो आपकी अविराम होती है। उसे कहते हैं रिले। रिले मतलब लगातार फसलों को लगाते चलना। टमाटर के बाद में आपने जो है भाई क्या कर लिया, बैगन के बीज तैयार करके रख लिया। आपके खेत में ज्यादा पानी, आपने धान के पहले से क्या तैयार करके रख लिया, उसकी नर्सरी तैयार करके रख लिया धान की। जैसी फसल कटी, धान आपके पास में ऑलरेडी तैयार है 20 दिन 25 दिन की, आपने 25 दिन की धान को पहले तैयार करके रख लिया, तो आपके 25 दिन बच गए, तुरंत खेत में लगा दिया आपने। उसे कहते हैं अविराम। समझ में आया या नहीं आया? बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।